साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि 4 जून के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी इतना घबरा गया है, डर गया है कि अब वो अग्निवीर योजना में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहा है। अब इस पूरे वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जून 2022 में भारत सरकार ने एक अग्निपथ योजना लागू की और ये योजना तीनों सेनाओं के लिए लागू की गई। आप जानते हैं 3 सेनाएं हैं हमारी, एक थल सेना जिसे आर्मी कहते हैं, एक नौसेना जिसे नेवी कहते हैं और एक वायु सेना जिसे एयरफोर्स कहते हैं। जो देश का राष्ट्रपति होता है या होती है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और ये अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं के लिए लागू की गई और इनके द्वारा बहाल लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया। ये अग्निवीर किस तरह बहाल होंगे इसकी भी पूरी प्रक्रिया बताई गई। इन अग्निवीरों की न्यूनतम उम्र थी 17.5 साल और अधिकतम बहाली की उम्र थी 21 साल। ये अग्निवीर भी 4 किस्म के होते। पहली जनरल ड्यूटी वाले, दूसरे टेक्निकल यानी तकनीकी सेवा वाले, तीसरे क्लर्क यानी सहायक संवर्ग के लोग, और चौथे ट्रेड्समैन यानी कि जो धोबी, नाई, रसोईया टाइप के लोग। इसलिए इनकी शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग थी। कुछ लोग 8वीं पास ही थे, कुछ लोग 10वीं पास, कुछ लोग 12वीं पास। ये इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग थी। अग्निवीरों की जो बहाली होती वो 2 चरणों में होती। पहली चरण में एक ऑनलाइन परीक्षा ली जाती जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती, कंप्यूटर के सहारे दी जाती। और दूसरी जो परीक्षा होती वो रैली के द्वारा दी जाती, जो सेना का पारंपरिक तरीका होता है। रैली होती है, उसमें युवा लोग आते हैं, उनकी हाइट नापी जाती है, उनके सीने का माप नापा जाता है, उनकी शारीरिक क्षमता देखी जाती है, मेडिकल बोर्ड रहता है। ये सब करने के बाद 2 चरणों में अग्निवीरों की बहाली होती और अग्निवीरों को पैसा मिलता 30,000 रुपए महीना। और 4 साल के बाद इसमें से 25% अग्निवीरों को यानी कि 1/4 अग्निवीरों को नियमित कर दिया जाता, यानी कि सेना में बहाल कर दिया जाता। और बचे जो 75% अग्निवीर थे यानी 3/4 अग्निवीर, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता, मतलब वापस भेज दिया जाता। जिन अग्निवीरों को वापस भेजा जाता उनको एक प्रमाण पत्र मिलता, एक सर्टिफिकेट मिलता और लगभग 12 लाख रुपए सेवानिधि में दिए जाते। ये 12 लाख रुपए एक मुफ्त मिलते, यानी इनको पेंशन नहीं समझिए, ये एक मुफ्त मिलने वाली राशि थी। तो ये मोटा मोटी अग्निवीरों की योजना थी और इस पर सरकार ने अमली जामा भी पहना दिया। जो थल सेना है, आर्मी है, उसमें आज की तारीख में लगभग 40,000 अग्निवीर काम कर रहे हैं और जो नौसेना और वायुसेना है उसमें भी 7-8 हजार के आसपास अग्निवीर काम कर रहे हैं। जब ये अग्निवीर योजना आई तो इसकी काफी कड़ी आलोचना भी हुई। ये इल्जाम लगाया गया सरकार पर कि सरकार ने बिना सेनाओं की राय मशविरे के इसको लागू किया है और इसके खिलाफ कई दलीलें दी गई। एक कहा गया कि ये सिर्फ 17-18 साल में बहाल होंगे और 4 साल के बाद 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। ये तो अजीब बात है कि कोई 22 साल का लड़का भी रिटायर करने लगे। फिर ये कहा गया कि यदि देश के हजारों हजार बेरोजगार युवाओं को 4 साल सेना में रखा जाएगा, उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सारे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको सड़क पर भेज दिया जाएगा, तो हो सकता है वो गलत रास्ते पर चले जाएं, हो सकता है वो अपराधियों का गिरोह बना लें, हो सकता है वो हथियारों की जो ट्रेनिंग उन्हें मिली है उसका दुरुपयोग शुरू कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी आलोचनाएं होने लगी और अग्निवीर को लेकर सरकार की काफी किरकिरी भी हुई।
ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जनरल विपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में, और जनरल विपिन रावत उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। उनकी जो पत्नी थी मधुलिका रावत, वो भी मारी गई। तो काफी ये सनसनीखेज दुर्घटना थी, काफी हंगामा इस पर हुआ, और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह की बातें भी रखनी शुरू कर दी कि रावत साहब ने अग्निवीर योजना का विरोध किया था, इसलिए उन्हें षड्यंत्र के तहत मारा गया, ये वो। ऐसे बाद में ये सारी बातें निराधार निकली, बेबुनियाद निकली, लेकिन अग्निवीर को मुद्दे को लेके एक बहुत मतलब नकारात्मक माहौल पूरे देश में फैल गया था। अब जैसी नरेंद्र मोदी जी की पुरानी अदा है कि उन पर आलोचना का कोई असर नहीं होता, उनका 56 इंच का सीना है, वो मनमौजी की तरह काम करते हैं, कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। लग रहा था कि अग्निवीरों को इशारा है कि 4 साल बाद सड़कों पर आके पकौड़ा तलना शुरू कर दो ठेले पर। तो इस तरह से वो एक तरह से मजाक बनाते रहे अग्निवीरों का, और चुपचाप अपने मालिक गौतम अडानी के जूते साफ करते रहे। तो इस तरह से ये अग्निवीर योजना आई और लागू भी हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद 4 जून के नतीजे आए। अब 4 जून के जो नतीजे आए इस साल लोकसभा चुनाव के, तो उसमें तो जनता ने राम भक्तों को जोर का झटका धीरे से दे दिया। मतलब ये कि राम भक्तों ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। कुछ राम भक्त तो यहाँ तक कहने लगे थे कि 400 पार हो जाएगा हमारा बहुमत, तो हम तो संविधान बदल देंगे, हम तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम तो मुसलमानों का मताधिकार छीन लेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना राम भक्तों ने शुरू कर दिया था। लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल विपरीत थे एग्जिट पोल्स के। नतीजों में ये ऐसा हो गया कि 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए, 300 पार की बात भी छोड़ दीजिए, 240-41 के आसपास आकर भाजपा अटक गई। मतलब जो एक सामान्य बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा होता है 272, 272 का आंकड़ा, उस आंकड़े को भी भाजपा नहीं छू सकी। और फिर उसको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। जो बैसाखियां आप जानते हैं, एनडीए की बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी जो 2 पार्टियां उनकी बैसाखी बनी, एक तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और दूसरी पार्टी है वो हमारे पलटू राम की पार्टी। नायडू के पास 16 सांसद, पलटू राम के पास 12 सांसद, 28 सांसद तो इन्हीं के हो गए। ऐसी स्थिति हो गई कि जो हम पार्टी के, जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है हम, उसका सिर्फ एक सांसद चुना गया, जीतन राम मांझी, और उसको भी मंत्री बनाना पड़ा। मतलब इतनी मजबूर सरकार बनी। जो कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, वो सरकार हो गई अब की बार लंगड़ी सरकार। और इस सरकार में देखिए अभी ये स्थिति है कि कांग्रेस ने पिछले विधान लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अपनी सीटें लगभग दोगुनी कर ली है। कांग्रेस के 99 लोग जीत कर आए, बाद में 2-3 निर्दलीय उसके साथ हो गए, तो 101 कांग्रेस की संख्या हो गई। पूरा यदि इंडिया गठबंधन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अच्छे खासे सांसद हो गए। मतलब पक्ष और विपक्ष का जो फासला था पिछली लोकसभा में, वो फासला बहुत कम हो गया। सबसे बड़ी बात तो क्या हुई कि उत्तर प्रदेश में राम भक्तों का बैंड बज गया। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और वहां हमारे ढोंगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनको गोदी मीडिया ने बिल्कुल बुलडोजर बाबा का के एक भौकाल बना दिया था कि बुलडोजर बाबा तो ऐसे हैं कि एकदम माफिया पर कब इनका बुलडोजर चला जाए कोई नहीं जानता। लेकिन यूपी के 2 लड़के थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों ने मिलकर तो मोदी की खटिया खड़ी कर दी। मैं बार बार शोले फिल्म को याद करता हूँ कि जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह से 2 लड़कों ने लोहा लिया था, जय और वीरू ने, उसी तरह से यूपी के अखाड़े में मोदी जैसे गब्बर सिंह को राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है, जय वीरू वाली जोड़ी, उसने पानी पिला दिया। ये हालत हो गई। आप जानते हैं कि वाराणसी में हमारे जो अवतारी पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चुनाव हारते हारते बचे। कई घंटे तक ऐसी खबरें आती रही कि अजय राय से मोदी जी पीछे चल रहे हैं। बाद में जैसे तैसे जीते। सबसे बड़ी बात हुई कि जो प्रभु श्री राम की पावन नगरी है अयोध्या, है ना, उस अयोध्या में भाजपा के लल्लू सिंह हार गए। अब इससे बड़ा मतलब आपका क्या अपमान होगा कि जिस अयोध्या में आपने इतने धूमधाम से
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इतना कुछ हुआ था और इस तरह के अपने नारे देने शुरू किए थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। आपका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए गए थे, राम जी को छोटा दिखाया गया था और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के ला रहे हैं जैसे किसी बच्चे को स्कूल पहुंचाया जाता है। तो इनका अहंकार 7वें आसमान पर था, तो ये अयोध्या में भी हार गए। जले पर नमक ऐसा कि अयोध्या में एक दलित उम्मीदवार से हार गए, अवधेश पासी से हार गए। अब बताइए, जो मनवादी लोग हैं, जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे, जनेऊ जिहाद कर रहे थे, उस अयोध्या में एक दलित उम्मीदवार जीत गया। इसी तरह आप आ जाइए अमेठी में। अमेठी में जो स्मृति ईरानी, जो मोदी जी की इतनी करीबी और कद्दावर मंत्री थी, जिनका भी अहंकार रावण के अहंकार के ही आसपास था, वो स्मृति ईरानी बुरी तरह से हार गई। और किससे हारी? राहुल गांधी से नहीं हारी। राहुल गांधी के पीए हैं किशोरी लाल शर्मा, जिनका इस चुनाव के पहले लोग ज्यादा नाम भी नहीं जानते थे, उससे चुनाव हार गई। अब देखिए प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ढोंगी आदित्यनाथ नहीं रखा था। सोचा था कि इससे हिंदू लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रयागराज तो हिंदुओं की पुरानी तीर्थ स्थली है। वहाँ संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी है। वहाँ कुंभ मेला भी लगता है। उस प्रयागराज में भाजपा का भट्टा बैठ गया, वहाँ राम भक्त हार गए। चित्रकूट में हार गए, है ना। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, है ना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, वैसी वैसे चित्रकूट में राम भक्तों की खटिया खड़ी हो गई, है ना। आजमगढ़ में हमारे निरहुआ जी हार गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ। वो आप जाइए लखीमपुर खीरी जाइए, वहाँ अजय मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा टेनी जो इतने बड़े गुंडे थे कि किसानों को 1 मिनट में सीधा करने की बात करते थे, जिनके बेटे आशीष मिश्रा और मोनू ने अपने महिंद्रा की थार जीप से 5 किसानों को कुचल दिया था, वो अजय मिश्रा हार गए। राहुल गांधी रायबरेली में जीते तो 4 लाख के अंतर से जीते, तो पूरा इन लोग का बैंड बज गया यूपी में। और इसी तरह के नतीजे देश और भी जगह से आए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में ये तो मोदी और शाह की जोड़ी है, रंगा बिल्ला जिसे मैं कहता हूँ, उसने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी, शिवसेना को तोड़ दिया था, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया था, सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेशन किया था। वहां भी इन लोग को झटका लगा, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका बंटाधार हो गया। और अब स्थिति ये है, मैंने पहले भी बनाया था इस पर वीडियो, कि अब तो चंद्रबाबू नायडू और पलटू राम का सहारा है। तब इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब बुरा वक्त आता है तो हाथी पर सवार बादशाह को भी कुत्ता काट लेता है। तो अभी मोदी का बुरा वक्त चल रहा है। बुरा वक्त जब चल रहा है तो मोदी पर सभी हावी हो रहे हैं, देश विदेश सब में। अभी बेचारे इटली गए, राहुल गांधी के ननिहाल गए, वहाँ ऐसी इनकी बेइज्जती हो गई कि बेचारे हवाई अड्डा पर खड़े थे और कोई गाड़ी इनको लेने नहीं आई थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को टेम्पो से ना जाना पड़े। तो इस तरह से इटली के प्रधानमंत्री ने भी उनको औकात बता दी कि आप कूदिए फांदिए नहीं, आप तो G7 के सदस्य भी नहीं है, तब भी आप पहुंच गए हैं। तो देखिए आपकी औकात क्या है। देश के अंदर देश के अंदर आरएसएस हमलावर हो गया है। अभी मोहन भागवत को 1 साल बाद मणिपुर की याद आ रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि सरकार चलाना है, अहंकार नहीं पालना है। संक्षेप में साथियों, लब्बो लुआब ये है कि अभी मोदी जी की हालत बहुत ही पतली है। 56 इंच का सीना की तो बात छोड़ दीजिए, मोदी जी का सीना अभी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि अब भाई मोदी जी क्या होगा। मंथन किया गया, चिंतन किया गया। राम भक्त लोग कुछ ज्यादा चिंतन करते हैं। चिंतन मंथन से ये अमृत निकला और विष निकला कि हमें इसलिए इतना झटका लगा है क्योंकि बेरोजगारों का बहुत गुस्सा है। तो बेरोजगारों का गुस्सा की वो है, तो उसमें से एक अग्निवीर योजना भी निकली। और जो सहयोगी पार्टियां हैं भाजपा की, जैसे जनता दल यूनाइटेड है, पलटू राम की पार्टी या चिराग पासवान की LJPR है, इन लोगों ने भी कहा कि आपको परिवर्तन करने चाहिए। तो अब देखिए अग्निवीर योजना में कुछ प्रस्तावित परिवर्तन है। जो पहला बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि 4 साल की बजाय 4 साल की बजाय अब 8 साल तक अग्निवीरों को सेना में रखा जाएगा। यानी कि मोटा मोटी सीधे उनके कार्यकाल को दुगना कर दिया गया है, 4 से बढ़ा के 8 कर दिया गया है। दूसरा जो बड़ा प्रस्तावित परिवर्तन है वो ये है कि पहले सिर्फ 25% अग्निवीरों को नियमित किया जाता, लेकिन अब 60 से 70% अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये बना नहीं है ये कानून, अभी प्रस्ताव है, लेकिन पूरी संभावना है कि अभी जो
संसद का नया सत्र शुरू होगा उसके पहले कैबिनेट की मोहर लग जाएगी और संसद के नए सत्र में इसकी घोषणा हो जाएगी। और भी कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं। एक परिवर्तन ये है कि यदि कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को ये जीवन यापन भत्ता मिलेगा, ये सब मिलेगा, मतलब कुछ उसको मुआवजा मिलेगा। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए इसके बावजूद मोदी जी, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, ऐसे तो आपके कान में तेल ही रहता है, फिर भी सुन लीजिए कि ये जो पूरी अग्निवीर योजना है, यही योजना बहुत बड़ी बकवास योजना है। और इस बकवास योजना में छोटे-मोटे परिवर्तन करके आप पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। सीधी बात यह है कि सेना में इस अग्निवीर योजना को बिल्कुल रद्द करना चाहिए, इसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और जैसी पुरानी प्रणाली थी, यानी कि नियमित बहाली जो सेना में होती थी, उस नियमित बहाली की प्रणाली को वापस लाना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही मोदी जी, आपने 10 वर्ष में इस देश की सुरक्षा का भट्ठा बैठा दिया है। दर्शकों, आपको मैं याद दिला दूं किस तरह से चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी पर कब 2-3 साल पहले कब्जा कर लिया। वहां बिहार रेजिमेंट तैनात था, भारतीय सेना का बिहार रेजिमेंट। उसमें 20 सैनिकों को चीन ने मौत के घाट उतार दिया। बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हो गए गलवान घाटी में, और जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल संतोष बाबू नाम था, वो भी शहीद हो गए। और गलवान घाटी जो लद्दाख में है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन चीन के सामने नरेंद्र मोदी जो है वो सरेंडर मोदी बन गए हैं। आपको याद होगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो मोदी जी उनको बैठ के झूला झुला रहे थे। वो राष्ट्रपति झूला पर बैठे हुए थे, अब मोदी जी बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े होकर उनको झूला झुला रहे थे। अब आप पूछिएगा कि चीन ने तो अरुणाचल प्रदेश में भी अपने गांव बसा दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है ये तो दक्षिणी तिब्बत है। लेकिन तब भी क्यों सरेंडर मोदी क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? तो उसकी कई वजह हैं। उसमें एक बड़ी वजह मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मालिक हैं, यानी गौतम अडानी के का करोड़ों रुपया का, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो चीन में लगा हुआ है, चीन के बिजनेस में लगा हुआ है। और गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी को हुक्म दे रखा है कि मेरे आदेश पाल, चीन से तुम किसी भी हालत में पंगा नहीं लोगे, भले ही चीन पूरे भारत पर ही कब्जा क्यों ना कर ले। और इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी सरेंडर मोदी बन के बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज का वीडियो इसी पर था। इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाहता था कि अग्निवीर एक बकवास योजना है, उसको कूड़ेदान में फेंककर सेना में नियमित बहाली शुरू करनी चाहिए। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।